नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस रिवीजन वीडियो के अंदर। इसमें हम हमारी जो भारतीय प्रस्तावना है उसके हम रिवीजन करेंगे और एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जिसमें कंफ्यूज किया जाता है यूपीएससी द्वारा, वो सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं हमने इसके अंदर सम्मिलित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रस्तावना है हमारी सबसे पहले किसमें थी, जो अमेरिका का संविधान में था उससे सम्मिलित थी। सबसे पहले प्रस्तावना का जिक्र किसके अंदर आया था, प्रस्तावना यानी जो भूमिका थी वह हमारा अमेरिका का जो संविधान था उसके अंदर हमने इस प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। दूसरा है जो संविधान हमारी जो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको 42वें संविधान संशोधन किसके तहत है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर हमने इसको संशोधित किया था, जिसमें हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा था। ठीक है, कई बार ये क्या करता है एकता और अखंडता लिखता है, एकता अखंडता नहीं, केवल अखंडता शब्द को हमने इसके अंदर सम्मिलित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारी भारत की प्रस्तावना है वो कहती क्या है। तो ये हमारी जो ऑफिशियल संविधान है उसकी प्रस्तावना है, जिसमें एक एक बात लिखी है, उनके एक एक जो शब्द है उसका मीनिंग समझेंगे, उसमें कौन कौन सी बातें छिपी हुई है उन सारी बातों को भी हम देखेंगे। सबसे पहला कहता है हम भारत के लोग। अब इसमें लोगों का जिक्र किया गया है, नागरिकों का नहीं, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत में सम्मिलित है उसका बारे में जिक्र किया गया है। भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व विचार अभिव्यक्ति व विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए और प्रतिष्ठा और अवसर की हम क्या देंगे, समानता देंगे प्राप्त करवाने के लिए, तथा उस सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान सभा, जो कि आज तारीख कौन सी थी, 26 नवंबर 1949 को हमने जो एक दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मसमर्पित किया है, यानी हमने इस संविधान को अपनाया है। तो सबसे पहले ये एक फ्लो चार्ट है जिससे हम समझते हैं सारी चीज़ें के अंदर, जहाँ पे कंफ्यूज करता है। अगर आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से याद हो जाता है तो आप ये प्रस्तावना से शायद ही कोई क्वेश्चन गलत करें, क्योंकि इसी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। जो प्रस्तावना में जो भारत की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, यानी जो भारत कैसा होगा। ठीक है, तो भारत कैसा होगा, एक तो सब प्रभुत्व संपन्न होगा। ठीक है, दूसरा होगा एक समाजवादी राष्ट्र होगा, और भारत की प्रकृति यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो ये भारत की प्रकृति यानी भारत किस प्रकार का होगा, इस प्रकार की एक झलक दिखाई गई है इसके अंदर। ठीक है, फिर कहा गया प्रस्तावना के अंदर हम कौन कौन से न्याय या हमारे जो उद्देश्य क्या है प्राप्त करने के लिए इस संविधान को बनाने का। हमारा जो उद्देश्य था वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय था उपलब्ध करवाना हमारा क्या है, लक्ष्य है इसको। साथ ही साथ हम क्या जी किसी किसी चीज़ की हम स्वतंत्रता देंगे। स्वतंत्रता हम देंगे, विचार की हम स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, धर्म की स्वतंत्रता देंगे, विश्वास की स्वतंत्रता देंगे और उपासना की भी हम क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे। और समानता और अवसर की समानता, यानी हम समता या समानता किस चीज़ की देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की हम क्या देंगे, उनको समानता देंगे। ठीक है, हम सुरक्षा किस चीज़ की उपलब्ध कराएंगे, जो व्यक्ति की जो गरिमा होगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता है उसकी हम क्या करेंगे, गरिमा उपलब्ध करवाएंगे। और कब हमने अपनाया था, या 26 नवंबर 1949 को इसको हमने अपनाया था। तो इसी के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़ किया जाता है, जैसे न्याय है तो न्याय के अंदर ये कह देगा जैसे यानी अभिव्यक्ति का न्याय या विचार का न्याय, या स्वतंत्रता के अंदर कह देगा सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इस प्रकार के कुछ जो कह सकते हैं विकल्प डाल करके हमको क्या करेगा, कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो कुछ शब्द थे वह देख लेते हैं, जैसे संप्रभुता संपदा। संप्रभुता कहता है अभी भारत ने न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का क्या है, हमारा डोमिनियन है। डोमिनियन यानी हम पर, हमसे बड़ा ऐसा नहीं भी भारत किसी अन्य देश की शासनता को स्वीकार किया है, उसके शासन के नीचे अपना शासन चला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, और एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और किसी अन्य देश को अपनी सीमा को दे सकता है या उसका दावा छोड़ सकता है। तो ये संप्रभुता की परिभाषा है। अगला है समाजवादी। भारतीय लोकतांत्रिक एक जो समाजवादी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसमें सार्वजनिक भागीदारी और निजी भागीदारी दोनों ही प्रकार की भागीदारियां मौजूद रहती हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी को कम करना, उपेक्षा यानी कम करना, बीमारी है, अवसर की समानता असमानता,
और को समाप्त करना, जो अवसर के अंदर जो असमानता है उसको क्या करना, समाप्त करना। तो ये सारे के सारे जो लक्षण है वो किसके, समाजवादी के लक्षण है। ठीक है। अगला क्या है, जिसमें हमने शब्द है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भी जो हमारा जो देश है भारत, वह उसमें सभी के सभी धर्म क्या है, समान है, यानी किसी एक धर्म की क्या नहीं है, विशेषता इसके अंदर नहीं है। उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यानी सरकार सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करवाती है। साथ ही साथ जो जो राज्य होते हैं उसकी कुछ परिभाषाएं होती है, जैसे एक होता है नास्तिक राज्य, एक ऐसा राज्य जिसका कोई भी धर्म नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक राज्य। एक होता है सिद्धांतिक राज्य है, यह कौन सा राज्य है, तो जिसका एक विशेष धर्म होता है, जैसे कि बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। तो ऐसे देश जिनका एक विशेष धर्म होता है। और एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो कि धर्म के मामले में तटस्थ रहता है या किसी प्रकार का कोई धर्म उसका नहीं होता, सभी धर्म उसके लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये जैसा भारत है और ऐसा अमेरिका देश है। तो ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, शक्ति का जो संपूर्ण स्रोत होता है वो किसके, जनता के हाथ में होता है। ठीक है। तो यानी जितनी भी शक्ति होगी वो किसकी, जनता के हाथ में होगी। लोकतंत्र हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक कौन सा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, उसमें क्या करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से किसी कानून का निर्माण करती है, नीति का निर्माण करती है। तो ये सारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हम यानी कहते हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड है, इसमें 5-4 प्रकार के क्या होते हैं, औजार होते हैं, जिसमें परीक्षा होती है, पहल होती है, या फिर यानी प्रत्याशी को वापस बुलाना होता है और जनमंच कराए। जबकि अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर जैसे ये 3 तो होती हैं, जैसे परीक्षा होगी। ठीक है। परीक्षा यानी जिसको बोलते हैं रेफरेंडम करना, यानी किसी चीज़ का मत के द्वारा चुनाव करना। और कोई चीज़ की पहल करना, यानी जैसे कानून बनाने से संबंधित अगर कोई पहल करता है तो वो जनता द्वारा की जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी होती है। जबकि जो हम कहते हैं जो प्रत्यावर्तन या जो प्रत्याशी को वापस बुलाना होती है, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर ये जो वाली जो हम कह सकते हैं विशेषता नहीं होती है। इसी पर काफ़ी डिबेट चलता रहता है। और साथ ही जनमत संग्रह तो इसके अंदर होता ही होता है, यानी जनता से पूछ लिया जाता है भी वह किस प्रकार के कानून को चाहती है। ठीक है। और जो जबकि भारत में जो जितनी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, उसके अंदर जो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, जो कार्यकारिणी अपनी सभी जो नीतियाँ होती है वो किसके प्रति, विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। तो इसमें भी उलझाया जाता है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जिम्मेवार होती है, नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेवार होती है। ठीक है। तो साथ में अगला शब्द है लोकतंत्र का अर्थ। ये ठीक है, दोबारा आ गया, चलो हमने एक बार देख भी लिया इसको। ठीक है। तो ये कोई बात नहीं। अगला कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो लोकतांत्रिक शब्द में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समाज यानी लोकतंत्र है उसको भी हमने क्या किया, शामिल किया है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक वही सामाजिक और जो आर्थिक लोकतंत्र क्या ना हो, राष्ट्र के अंदर शामिल हो। सामाजिक लोकतंत्र कुछ इस प्रकार का लोकतंत्र जिसमें किसी भी धर्म, जाति, मूल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं भी किसी विशेष वर्ग की विशेषाधिकारों का क्या हो एक प्रकार की अनुपस्थिति हो। और आर्थिक लोकतंत्र यानी किसी को किसी की आर्थिक तौर पर उसे इसी किसी भी सामाजिक नीतियों से या सामाजिक कार्यों से हम क्या नहीं रख सकते, उनको यानी नहीं रख सकते, यानी वंचित नहीं रख सकते, तो उसको हम आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। अगला कहता है साथ ही साथ आर्थिक लोकतंत्र में हम ये भी कहते हैं कि संसाधनों का संपूर्ण रूप से उपयोग कर पाए। अगला है गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से, यानी अगला जो शब्द था हमारा कौन सा था, गणतंत्रात्मक था। इसके अंदर क्या था भी जो राज्य का जो प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित काल के लिए, कितने निश्चित काल के लिए चुन कर आता है, जैसे कि अमेरिका है चाहे भारत में है। जबकि भारतीय जो गणराज्य है उसके अंदर 2 बातें शामिल है। पहली तो वह राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय कि राजा के हाथ में होने के बजाय किसके अंदर है, जनता के हाथ में होती है। और दूसरी, इस यहाँ पर विशेषाधिकार की क्या होती है, अनुपस्थिति, और किसी प्रकार का किसी के पास विशेषाधिकार नहीं होता है। अगला होता है न्याय। इसके बाद में शब्द था न्याय। न्याय में समाज में हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। समाज में किसी भी वर्ग को लिए विशेषाधिकार की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, उनकी स्थिति में हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो ये भी क्या है, न्याय है। जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जो ये तत्व हैं, हमने 1917 की जो रूस की क्रांति थी वो हमने क्या लिया गया है, कौन से, जो सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित बात थी। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लोगों की जो गतिविधियां होती है, किसी प्रकार की अगर रोक टोक नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। तथा साथ ही व्यक्ति के लिए विकास के अवसर का पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो, या किसी भी अवसर को वह प्राप्त कर सकता हूँ। संविधान में हर व्यक्ति के लिए जैसे मौलिक अधिकारों के जरिए
अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के यानी जो आदर्शों को किससे लिया हमने? फ्रांस की क्रांति से लिया। और ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से लेकर 1799 के आसपास, ठीक है, 1799 के आसपास हुई थी। कब? कौन सी? हमारी फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो हमने स्वतंत्रता के जो हमारे जो मूल रूप थे वो हमने किस लिए थे? फ्रांस से क्रांति थे लिए थे। और जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित हमने जो बात कही थी वो किसने ली थी? रूस की क्रांति से। समता की हमने बात की थी। समता समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, बस यही बात है। जो स्वतंत्रता थी उसी का कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो हमारी जो सामाजिक जो समाजवादी था उसी के अंदर यही था भी हमने विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, तभी समता होगी। किसी भी भेदभाव में के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपाय राजनीतिक यानी क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। साथ ही उसे लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए भी वैश्विक मताधिकार प्राप्त होगा। तो ये सारे के सारे जो अधिकार दिए गए वो हमने समता के आधार पर दिए गए हैं। अगला है बंधुत्व यानी भाईचारे को बढ़ावा देना। भाईचारे की भावना हमने अब देखा अभी मूल कर्तव्य के अंदर भी ली है और हमारी प्रस्तावना के अंदर भी हमने भाईचारे के बढ़ावा के अंदर की बातें कही है। अगला कहता है संविधान के भाग के रूप में, जो हमारी जो प्रस्तावना है, क्या भाग के रूप में प्रस्तावना। सबसे पहले जो बेरूवाड़ी जो संघ का जो मामला हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है जबकि एक कुंजी है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ये क्या जो वो यानी जो निर्माता थी उसके सामान्य प्रयोजन था, यानी एक लक्ष्य रखा था उन्होंने, जबकि ये संविधान का भाग नहीं है। ये किसके अंदर का था? बेरुवाड़ी मामले के अंदर का था। फिर बाद में केशवानंद भारत मामले आया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था जो बेरुवाड़ी जो मामला था उसके अंदर जो उसने स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट को चेंज करते हुए उसने कहा था जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? भाग है। मगर ठीक है, साथ ही साथ कहा गया था भी जो LIC मामला था इसके बाद में आया था उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी और उसी जो इसने कहा था जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का क्या है? एक आंतरिक हिस्सा है। और जो वर्तमान में अगर बात करें तो प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है, जबकि इस प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है। स्रोत मतलब यानी जो प्रस्तावना है वो ये नहीं कह सकता है भी जो विधायिका को शक्ति प्रदान करवाता है, और न ही वह इस शक्ति के प्रति प्रतिबंध लगाता है। जो ये शक्ति है भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाती है। ये गैर न्यायिक है, मतलब इसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं वो प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात किसी भी व्यवस्था में न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अगला है प्रस्तावना में जो मूल विशेषता में अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है उसके तहत संशोधित नहीं किया जा सकता किसके अंदर? जो मूल विशेषता होती है, जबकि हम चाहें तो नॉर्मल जो अगर कोई ज़रूरत के हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं। आज तक संविधान में की प्रस्तावना है उसमें एक संशोधन हुआ है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में, जब हमने कौन कौन से शब्द जोड़े थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा था, ठीक है। तो लगभग प्रस्तावना से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने एक प्रकार से क्विक रिवीजन की है ताकि आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में।